हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने देखा कि अफ्रीकन या साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। अब हम बात करते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। साउथ अफ्रीका के जैसे ही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो काफी मुश्किल भरे हालात में बना है। इंडिया एक बहुत ही बड़ी और डाइवर्स कंट्री है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान काम नहीं है, खास तौर से उस समय जब लोग जो हैं वो एक प्रजा जो होती है उसके स्टेटस से ऊपर उठकर एक नागरिक बन रहे थे। एक ऐसी कंट्री जिसका अभी जन्म हुआ था पार्टीशन के कारण, जो भी रिलीजियस आधार पर या डिफरेंसेस जो हैं उनके आधार पर बनी थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा सदमे वाला अनुभव था उन लोगों के लिए, खास तौर से जो इंडिया और पाकिस्तान को बिलोंग करते थे। लगभग 10 लाख के करीब लोग मारे गए थे दोनों तरफ से बॉर्डर के जब ये पार्टीशन हुआ था, क्योंकि उस समय पार्टीशन से बहुत ज्यादा हिंसा हुई। एक और समस्या थी, ब्रिटिशर्स ने जो है छोड़ दिया था जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट के, उनके ऊपर कि वो डिसाइड करें कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अब ये जो सारे प्रिंसली स्टेट्स थे इनका मर्जर कराना बहुत मुश्किल था और खास तौर से ऐसा टास्क नहीं था जिसको कहा जाए कि हाँ श्योरिटी हो, गारंटी हो। जब संविधान लिखा जा रहा था तो जो भविष्य था वो कंट्री का वो उतना सुरक्षित नहीं दिख रहा था जितना आज दिखता है। जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको काफी ज्यादा जो है प्रेजेंट को लेकर और फ्यूचर को लेकर एक तरह से एंजाइटी थी कि क्या होगा, कैसे बनेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिससे हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों ही सिक्योर हो सके। इन सब मुश्किलों के बाद भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो हमारे मेकर्स के लिए था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका के जैसे नहीं, हमें जो है यहाँ पर एक सहमति जो है उसको क्रिएट करना था कि हमारा जो डेमोक्रेटिक इंडिया है वो कैसा दिखेगा। काफी हद तक सहमति जो है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो है वो उठ चुकी थी, निकल आ चुकी थी। हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो खाली एक स्ट्रगल नहीं था फॉरेन रूल के खिलाफ, ये एक स्ट्रगल था कि हमें अपनी कंट्री को दोबारा से पुनर्जीवित करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, हमारी सोसाइटी को, हमारी पॉलिसीज को, हमारी नीतियों को और पॉलिटिक्स को। काफी तीक्ष्ण मतभेद भी थे विचारों को लेकर जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था कि कौन सा पाथ जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद चुनना चाहिए। वो जो डिफरेंसेस थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ जो बेसिक आइडियाज थे वो ऐसे थे जिसको हर एक ने एक्सेप्ट किया। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं लगभग 1928 में, तो मोतीलाल नेहरू और 8 अदर जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया इंडिया के लिए। 1931 में रेजोल्यूशन जो है वो कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ कि कैसे इंडियन इंडिपेंडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का दिखेगा। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस पे ये कमिट किया गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो होती है उसको इसमें शामिल किया जाएगा, राइट टू फ्रीडम और इक्वालिटी शामिल करी जाएगी, साथ ही साथ जो राइट्स हैं माइनॉरिटी की उसको भी सुरक्षित करना होगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके अंदर तो कुछ बेसिक वैल्यूज जो है वो एक्सेप्ट करी गई हर एक लीडर के द्वारा। बहुत पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो मिलती है कि दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उससे पहले ही कुछ बेसिक वैल्यूज थी जिन पर सभी लीडर्स की सहमति जो है वो हो गई थी। कॉलोनियल रूल के दौरान जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उनकी काफी हद तक मालूमात होने की वजह से भी इंडिया को काफी मदद मिली एक एग्रीमेंट डेवलप करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है उसके ऊपर। ब्रिटिश रूल जो था उसने वोटिंग अधिकार दिया था सिर्फ कुछ लोगों को। उस बेसिस के आधार पर ब्रिटिशर्स ने जो है एक बहुत ही वीक लेजिस्लेचर बनाया। इलेक्शंस जो हुए 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स की और मिनिस्ट्रीज के पूरी जितनी भी ब्रिटिश इंडिया थी उसमें, ये सारी की सारी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं थी, लेकिन जो अनुभव हुआ इंडियंस को इन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम करके वो काफी इनके लिए जो है फायदेमंद साबित हुआ कंट्री के लिए भी, ताकि वो जो है अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस बना सकें और फिर उसमें काम कर सके। एक तरह से उनको जो है एक्सपीरियंस हो गया था कि कैसे करना है, जिसकी वजह से उन्हें अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस और कैसे कामकाज करने उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स और प्रोसीजर्स जो हैं कॉलोनियल लॉ से उनको अडॉप्ट किए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। सालों की सोच विचार और एक लगन के बाद जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का
फ्रेमवर्क था वो तैयार हुआ और उसका एक और फायदा भी था। हमारे लीडर्स जो हैं उन्होंने काफी हद तक कॉन्फिडेंस जो है गेन कर लिया था कि वो जो है और कंट्रीज से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अपने खुद के टर्म्स पे। बहुत सारे हमारे लीडर्स जो हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल से इंस्पायर थे, या जिस तरह से ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चल रही थी उससे इंस्पायर थे, या जो बिल ऑफ राइट्स थी यूएस में उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर थे। जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ रशिया में उसने भी काफी ज्यादा इंस्पायर किया इंडियंस को सोचने के लिए कि एक ऐसे सिस्टम की शक्ल दी जाए जो कि पूरी तरह से सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर आधारित हो। वो लोग जो है नकल नहीं कर रहे थे, जो औरों ने किया था उसकी नकल नहीं कर रहे थे। हर स्टेप पर जो है वो एक सवाल उठाते थे कि क्या वो जो चीजें वहां हो रही हैं वो हमारी कंट्री में भी सूट करेंगी। ये सारे फैक्टर्स जो है इन्होंने एक अपना पूरा योगदान दिया जिससे कि हमारा संविधान जो है वो लिखा जा सका। अब हमारा टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम थोड़ा सा जानें। उस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन थे। यहाँ आपको एक संक्षिप्त स्केच सा दिया गया है कुछ खास लीडर्स का जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जा रहा था जिसको हम संविधान कहते हैं, वो चुने हुए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, असेंबली थी, उनकी असेंबली जो थी जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, उनके द्वारा किया गया। इलेक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो हुए जुलाई 1946 में। इसकी पहली मीटिंग हुई दिसंबर 1946 में। उसी के बाद जो है कंट्री डिवाइड हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी जो है वो डिवाइड हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की और पाकिस्तान की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा उसमें 299 मेंबर्स थे, और असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसका जो एक तरह से लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। तभी हम जो है इस डे को सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के तौर पर जनवरी 26 हर साल। अब सवाल ये आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस असेंबली के द्वारा जो बनाया गया 6 दशक पहले, हम उसे क्यों एक्सेप्ट करें। अभी हमने एक रीजन पहले ही देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने मेंबर्स जो हैं उन्हीं के ही व्यूज को नहीं दर्शाता है, वो एक बहुत ही बड़े तौर पे सहमति दिखाता है उन लोगों की उस वक्त जो थे। बहुत सारी कंट्रीज जो दुनिया की हैं उन्होंने अपने संविधान जो है वो दोबारा लेके, क्योंकि जो बेसिक रूल्स थे वो मेजर जो सोशल ग्रुप्स थे या पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे थे। कुछ और कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है वो खाली एक महज पीस है पेपर का, कोई उसको फॉलो नहीं करता। पर हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका अनुभव बिल्कुल डिफरेंट। पिछले आधे सदी से अगर हम देखें बहुत सारे ग्रुप्स ने जो है सवाल उठाए हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है उनके कुछ ऐसे प्रावधान है जिनको लेकर सवाल उठे हैं, पर कोई भी बड़ा सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी पर सवाल नहीं खड़े किए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनयूजुअल हम कह सकते हैं अचीवमेंट है हमारे संविधान का। दूसरा कारण क्या है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। कोई भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी उस वक्त, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चुना जा सकता था। वो किसके द्वारा बनी गई थी, जो मेंबर्स थे उस टाइम के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के, उनके द्वारा जो है मेंबर्स जो चुने गए थे उससे बनी थी। इससे पता चलता है एक फेयर ज्योग्राफिकल शेयर था मेंबर्स का हर एक रीजन के जो इस कंट्री में रहते थे। असेंबली पूरी तरह से डोमिनेटेड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, वो वाली पार्टी जिसने इंडिया को फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लीड किया था। लेकिन कांग्रेस अपने अंदर जो है खुद बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स और राय मशवरों को समाये हुए थी। असेंबली में मेनली जो मेंबर्स थे वो काफी ऐसे थे जो कांग्रेस के साथ सहमति नहीं रखते। सामाजिक टर्म्स में देखा जाए तो असेंबली रिप्रेजेंट कर रही थी उन मेंबर्स को जो कि अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन या ऑक्यूपेशन को बिलोंग करती थी। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी द्वारा भी चुनी जाती तो उसका जो कॉम्पोजिशन होता वो बहुत ज्यादा अलग नहीं होता। फाइनली जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती है या उसने काम किया,
आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने अपना काम बहुत ही सिस्टमैटिक, खुले और सहमति के द्वारा किया। पहले जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनको डिसाइड किया गया, उस पर सहमति बनाई गई। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके की हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके फिर बहस के लिए लाया गया। बहुत सारे जो है राउंड्स हुए, काफी डिस्कशन हुए उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के कि भाई क्लॉज बाय क्लॉज देखा जा रहा था कि इस पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या सब एग्री कर रहे हैं, नहीं एग्री कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं। 2000 से ज्यादा चेंजेस जो हैं उसमें किए गए। जो मेंबर्स थे वो मिले लगभग 114 दिन और लगभग कहना चाहिए 3 साल के अंदर जो है जाकर उस पर पूरी मंत्रणा हुई। हर एक डॉक्यूमेंट सामने रखा जाता था, हर वर्ड जो है वो बोला जाता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसको रिकॉर्ड किया जाता था, उसको सुरक्षित रखा जाता था। ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। जब इन डिबेट्स का प्रिंट निकाला गया तो ये लगभग 12 बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स बने। तो ये जितनी भी डिबेट्स हैं एक तरह से ये मेन रीजन कह सकते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रावधान किया है उसके पीछे क्या कारण रहा, उसका ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इनको खास तौर से कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि जो गाइडिंग वैल्यूज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या है। इस बुक के अंदर हम एग्जैक्टली क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर उसके बारे में जानेंगे। इस स्टेज पर हम शुरुआत कर रहे हैं कि ओवरऑल फिलॉसफी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है उसके बारे में समझने की। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है कि हम ये समझें कि जो हमारे अभी तक के बड़े लीडर्स थे उन्होंने उनके क्या विचार रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा रीड करना कि कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का क्या कहना है अपनी फिलॉसफी के बारे में। और यहीं पर आता है प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो स्केचेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स जो थे उनके जो स्केचेस हैं जैसे महात्मा गांधी के, उनके नाम मिसिंग है क्योंकि वो जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो उनके विजन को फॉलो करते हैं। सालों पहले मैगजीन जो थी यंग इंडिया, उसमें 1931 में उन्होंने लिखा है कि एक्चुअल में वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे। हमारे जो मेन लिखने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और वो उनका जो ड्रीम था कि असमानता जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन उनकी एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग थी कि कैसे इन असमानताओं को खत्म किया जा सकता। उन्होंने जो है काफी हद तक क्रिटिसाइज किया महात्मा गांधी को और उनके नजरिए को। उनकी अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कंक्लूडिंग स्पीच है उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने बातों को रखा है सामने। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है? वो वैल्यूज जो इंस्पायर करती हैं, गाइड करती हैं फ्रीडम स्ट्रगल को और उन्हीं के द्वारा उनको और ज्यादा नर्चर किया जाता है, वही मेन नींव बनी हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी की। ये वैल्यूज जो हैं किसमें है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में आपको देखने को मिल जाएगी। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन सबको गाइड करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत है एक छोटे से स्टेटमेंट से होती है जो उसके बेसिक वैल्यूज को बताता है। ये कहलाता है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। अमेरिकन मॉडल से इंस्पिरेशन लेने के बाद ज्यादातर कंट्रीज जो उस वक्त की थी उन्होंने जो है शुरुआत करी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल से। अब हम जो है अपने प्रियम्बल को देखते हैं कि हमारा प्रियम्बल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। ध्यान से उसे पढ़ते हैं और उसके हर एक कीवर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बिल्कुल एक तरह से पोएम के जैसे है डेमोक्रेसी के ऊपर। उसमें फिलॉसफी बताई है कि किस तरीके से हमारा संविधान बना है। वो हमें एक स्टैंडर्ड देता है जिससे हम जांच सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं किसी भी लॉ की, किसी भी गवर्नमेंट के एक्शन की, ये कि वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा। और कहने को ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाया गया है, इनेक्ट किया गया है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। ये किसी भी किंग या बाहरी ताकत के द्वारा नहीं।
सोवरेन का मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास पूरी तरीके से ये अधिकार है कि वो डिसीजंस ले सके इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स। कोई भी बाहर की जो पावर है वो डिक्टेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सोशलिस्ट का क्या हुआ कि जो वेल्थ है उसे जनरेट किया जाएगा, जो कि सोशली जनरेट करी जाएगी और उसको शेयर करा जाएगा बराबर तौर पे सोसाइटी के अंदर। गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करेगी ओनरशिप लैंड की और इंडस्ट्री को जो है सोशो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। सेक्युलर का मतलब है कि सिटीजन्स के पास पूरी तरह से आज़ादी है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट जो है सारे रिलीजियस जो भी बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको समान रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेगी। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां लोग जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स उनको एंजॉय कर सकते हैं, अपने रूलर्स को चुन सकते हैं और उनको जवाबदेही के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो कुछ बेसिक रूल्स के आधार पर ही चलती है। फिर है रिपब्लिक। जो हेड है हमारे स्टेट का वो एक इलेक्टेड पर्सन है और ना कि रैंक होल्डर है कि एक के बाद एक जो है हेरिडिटल तौर पे वो प्रेसिडेंट या ऊंची पोस्ट पे बैठ सकते हैं। जस्टिस क्या है? सिटीजन्स को जो है किसी भी कास्ट, रिलीजन या जेंडर के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक असमानताओं को कम करने की कोशिश करी जाएगी। गवर्नमेंट जो है पब्लिक की भलाई के लिए काम करेगी, खास तौर से जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके लिए। लिबर्टी, बिना किसी ठोस रिस्ट्रिक्शंस के जो है सिटीजन्स पे जो है कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। मतलब सिटीजन्स जो है पूरी तरीके से आज़ाद है कि वो कुछ भी सोच सकते हैं, कैसे वो अपने विचारों को रखना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपने जो विचारों को एक्शन में लेना चाहता है, उसके लिए उनको कोई बाउंडेशन नहीं है। इक्वालिटी का है कि सारी जो लॉज हैं वो इक्वल हैं लॉ के सामने, सब समान हैं लॉ के सामने। जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैं उनको खत्म करना होगा और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि हर एक को बराबरी का मौका मिले। फ्रैटर्निटी का मतलब है कि हम सब जो हैं ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हम सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। कोई भी जो है अपने साथ के सिटीजन को इंफीरियर के तौर पे नहीं ट्रीट करेगा। तो हमारे यहाँ का जो प्रीएम्बल है वो ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. फिर आता है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खाली स्टेटमेंट नहीं है वैल्यूज और फिलॉसफी का। जैसा कि हमने अभी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेनली एक ऐसी चीज है जिसमें ये वैल्यूज जो है समाई हुई है एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के तौर पे। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन जिनको हम कहते हैं इंडिया के, वो इन्हीं अरेंजमेंट्स को लेकर है। ये बहुत ही लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसको अपडेट रखने के लिए इसमें लगातार रेगुलरली जो है थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। जिन्होंने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया उनको ऐसा लगा कि वो जो है लोगों के एस्पिरेशंस और जिस तरह से समाज में बदलाव चाहिए उसके अकॉर्डिंग है। उन्होंने उसको इस तरह से नहीं देखा कि ये जो है एक बहुत ही सीक्रेट, स्टैटिक या बिना चेंज होने वाली लॉ है। तो उन्होंने इस तरह के प्रावधान किए कि इसमें समय समय पर बदलाव किए जा सकते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं इनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्राइब करता है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को एक बहुत ही लीगल लैंग्वेज में, यानी कि कानूनी जो भाषा होती है उसमें। अगर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है वो इतनी मुश्किल नहीं है समझने के लिए। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी एक प्रोसीजर जो है वो पूरी तरह से बनाया है ताकि उन लोगों को चुन सके जो इस कंट्री को रूल करता है। ये बताता है कि कैसे किसके पास कितनी पावर होगी जो वो डिसीजन ले सके। साथ ही साथ उसने लिमिट भी लगाई है कि गवर्नमेंट कितना कर सकती है। उसको कुछ सिटीजन जो है उनको भी अधिकार दिए हैं जिनको कि वो वायलेट नहीं कर सकते। जो बाकी के 3 चैप्टर्स हैं इस बुक में वो इन्हीं 3 पहलुओं पे हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है।
साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कुछ मेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान जो हैं इस चैप्टर में कौन कौन से हैं और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। लेकिन जो ये टेक्स्ट बुक है, ये जो मेन सैलिएंट फीचर्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा। हो सकता है कि कुछ पहलू जो हैं आप अपने टेक्स्ट बुक में अगले साल पढ़ें। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।